मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इन्फेंट्री दिवस की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। भारत नाम का यह विशाल वटवृक्ष उन्हीं वीर जवानों के खून और पसीने से अभिसिंचित है। अपने हजारों साल के इतिहास में इस देश ने अनेक ठोकरें खाई हैं, पर अपने वीर जवानों के दम पर यह बार बार उठा है। और जैसा कि किसी ने कहा है कि आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। अर्थात हमारी महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि गिरने के बाद हर बार उठ जाने में है। बार बार गिरकर भी यह देश संभला है और इसने अपने वैभव को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया है। सन 1947 की घटना भी भारत के ठोकर खाने और संभलने की ही एक और अहम घटना है। मेरे साथियों, 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन की कथा लिखी गई, इस कथा की रक्तिम स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि पाकिस्तान द्वारा विश्वासघात की एक नई पटकथा लिखी जानी शुरू हो गई थी। विभाजन के कुछ ही दिनों के भीतर पाकिस्तान का जो चरित्र सामने आया, उसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई। नए जन्मे पाकिस्तान के पांव पालने में ही दिखाई देने लग गए थे। भारत में जम्मू और कश्मीर के विलय को लेकर विचार विमर्श चल ही रहा था कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर पर हमला बोल दिया। बताते हैं कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से बड़ी संख्या में कबायली अचानक से जम्मू और कश्मीर में घुस आए, जैसा कि हमने ऑडियो विजुअल डिस्प्ले में देखा है। और उनके शरीर पर सेना की वर्दी भले ही नहीं थी, लेकिन हाथों में बंदूकें, मशीन गनें, मोर्टार और लड़ाई के भी अन्य सामान थे। पहले हमला सीमांत स्थित नगरों दोमल और मुजफ्फराबाद पर हुआ। उसके बाद गिलगित, स्कार्दू, हाजीपीर दर्रा, पुंछ, रजौरी, झंगर, छम और पीर पंजाल की पहाड़ियों पर हमला हुआ। और उस समय जम्मू और कश्मीर के राजा हरि सिंह जी थे और उनके सामने बड़ा संकट आ खड़ा हुआ था। पाकिस्तानी घुसपैठियों का इरादा इन रास्तों से होते हुए श्रीनगर पर भी कब्जा करने का था। इसी उद्देश्य से उन्होंने कश्मीर घाटी, गुरेज सेक्टर और टिटवाल पर भी हमला किया। सबसे बड़ा हमला मुजफ्फराबाद की ओर से हुआ। मुजफ्फराबाद पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वहां के अनेक नागरिक मारे गए और बचे हुए लोगों के साथ बड़ा जुल्म ढाया गया। साथियों, मुजफ्फराबाद को तबाह करने के बाद पाकिस्तानी घुसपैठियों के अगले निशाने उरी और बारामूला थे। 23 अक्टूबर 1947 को उरी में घमासान युद्ध हुआ। हमलावरों को रोकना जरूरी था। इसके लिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह अपने दल के साथ लगे। उनके नेतृत्व में वहां मौजूद सेना उरी में वह पुल ध्वस्त करने में कामयाब रही जिससे हमलावरों को गुजरना था। हमलावर तो आगे नहीं बढ़ पाए, पर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने इस अभियान में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, जिसे आपने जो डिस्प्ले आपके सामने हुआ है उसे प्रत्यक्ष देखा है। साथियों, कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी इस हमले से पूरी तरह से स्तब्ध थे और उन्हें सहायता की आवश्यकता थी। उन्होंने भारत से सैन्य सहायता की अपील की और 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए। अगले दिन यानी 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हवाई और सड़क मार्ग से बड़गाम पहुंच गई। अनेक विपरीत परिस्थितियों में भी अपना हौसला बनाए रखते हुए हमारी सेना एक एक करके दुश्मनों का वह निपटारा कर रही है। उनके शौर्य और के सामने दुश्मनों की एक एक चालें निस्ताबूद हो रही थी। इस दौरान हमारी सेना के अनेक जाबाज अधिकारी और सिपाहियों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। कर्नल दिवान रंजीत राय जैसे अफसर, जो एक सिख बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे, वे बारामूला और पट्टन शहरों को बचाने के क्रम में अपना जीवन बलिदान कर दिया। दूसरी ओर पाकिस्तानी हमलावर श्रीनगर की वायुसेना की पट्टी की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। उन हमलावरों को 4 कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व वाली एक कंपनी ने रोका। मेजर शर्मा के हाथ में प्लास्टर पड़ा हुआ था।
वह चाहते थे उसकी जिम्मेदारी किसी और को दे सकते थे, लेकिन जो पहले ही तन मन से भारत माता की सेवा में समर्पित हो गया हो, उसके सामने ये सब परेशानियां भला क्या मायने रखेंगी। अपना एक हाथ जख्मी होने के बावजूद वह अपनी पूरी टीम का हौसला बढ़ा रहे थे। अपने बंदूक की अंतिम गोली और अंतिम सांस तक वह दुश्मनों का मुकाबला करते रहे और अंततः वे श्रीनगर एयरफील्ड को बचाने में सफल रहे। साथियों, मेजर शर्मा ने इस अभियान में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, पर उनकी स्मृति आज भी न केवल हमारी सेनाओं बल्कि देश के नौजवानों में देशभक्ति का ज्वार भर देती है। भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर शर्मा सदैव हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे और हम उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहेंगे। आज हो रहे शौर्य दिवस जैसे कार्यक्रम इस बात की पुष्टि करते हैं। यहाँ मैं भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बीजू पटनायक का भी स्मरण करना चाहूंगा, उनको भी नमन करूंगा। वे राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक कुशल पायलट थे और इस युद्ध में हमारी सेनाओं के मूवमेंट में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। घुसपैठियों को खदेड़ने में जो टिकट टुकड़ी आई थी उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आदरणीय बीजू पटनायक जी भले ही हमारे भिन्न राजनीतिक विचारधारा से ताल्लुक क्यों रखते हों, पर राष्ट्रीय सुरक्षा के इस महायज्ञ में उनके योगदान को मैं यहाँ स्मरण करना चाहूंगा। उनका यह योगदान भारतीय इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। साथियों, इस युद्ध में भारतीय सेना ने कश्मीरी भाइयों बहनों और सुरक्षा बलों के सहयोग से ऐसा ऐतिहासिक काम किया कि उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। हमारी सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश की संप्रभुता की रक्षा की। मानवता के धर्म के प्रति हमारी सेनाओं का चरित्र था जो साल दर साल और सुदृढ़ होता गया। आग में तप तप कर सोना जैसे दिन ब दिन निखरता जाता है, वैसे ही हमारी सेनाएं पिछले 75 सालों में तप तप कर निखरी हैं और उनको पहली तपिश 1947 में ही मिली थी, जिसकी रोशनी में उन्होंने अपने गौरवशाली इतिहास का पहला अध्याय लिखा है। और मुझे याद कहना हो तो मैं कह सकता हूं इन 75 वर्षों के बाद, मेरे बहनों भाइयों, इंडियन आर्मी इज द ग्रेट आर्मी, यह कहने में भी मुझे रंचमात्र संकोच नहीं। साथियों, 27 अक्टूबर 1947 का यह अभियान हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की सेफगार्डिंग के साथ साथ हमारी जनता की सुरक्षा का भी यह अभियान था। यह आजाद भारत को लेकर यहाँ की जनता के सपनों, आशाओं और आकांक्षाओं को प्रोटेक्ट करने का भी यह एक अभियान था। इसके लिए हमारी सेनाओं को केसर की क्यारियों में खून की होली खेलनी पड़ी थी। अभी 3 दिन पहले ही हमने दिवाली मनाई है और आज हम शौर्य दिवस मना रहे हैं। 1947 में भी यह दोनों इवेंट्स यानी पाकिस्तानियों का हमला और दिवाली आस पास ही रहे होंगे, ऐसा मैं समझता हूं। ऐसे में यह शौर्य दिवस हमें उस गीत की याद दिलाता है जिसे कवि प्रदीप ने लिखा था और सुर सामग्री लता मंगेशकर ने भावपूर्ण ढंग से उसे गाया भी था। वह गीत है, जब देश में थी दिवाली वे खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वे झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान अपने, थी धन्य उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज का यह शौर्य दिवस उन वीर सेनानियों की कुर्बानियों और बलिदानों को ही याद करने का यह दिवस है मेरे साथियों। आज का यह दिवस उनके त्याग और समर्पण को हृदय से नमन करने का दिवस है। साथियों, कश्मीर राज कवि कल्हड़ की जन्म और कर्मभूमि रही है। आप लोगों को जानकारी होगी, राज तरंगिणी महाकवि कल्हड़ की एक प्रसिद्ध रचना है जिसमें उन्होंने कश्मीरी राजाओं के इतिहास के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक लिखा है। इसमें वह कश्मीर के बारे में जो लिखते हैं, काश्मीरा पार्वती तत्र राजा घे शिवान तयः, यानी कश्मीर की भूमि साक्षात यह पार्वती जी हैं और यहाँ के राजा शिव के अंश हैं। मां पार्वती वात्सल्य और जगत की रक्षक शक्ति का प्रतीक है और भगवान शिव कल्याण करता है।
इस तरह कश्मीर अपने आप में लोक मंगल का एक पर्याय है। बड़ी उपयुक्त व्याख्या की थी कल्हर ने कश्मीर की, पर आजादी के बाद से ही धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला यह प्रदेश कुछ स्वार्थपूर्ण राजनीति की भेंट चढ़ गया और एक सामान्य जीवन जीने के लिए तरस गया था। इसी स्वार्थपूर्ण राजनीति के चलते पूरे प्रांत को लंबे समय तक अंधेरे में रख दिया गया। देश का एक अभिन्न अंग होने के बाद भी जम्मू कश्मीर के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। एक ही राष्ट्र में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान कार्य कर रहे थे। भारत सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली से चलती थी, पर पंजाब और हिमाचल की सीमा तक आते आते रुक जाती थी। जम्मू और कश्मीर में उनका प्रवेश वर्जित था। कश्मीर को सो कॉल्ड स्पेशल स्टेटस का दर्जा देकर स्पेशल तो दूर, इससे बेसिक चीजों का भी अधिकार छीन लिया गया था। साथियों, इस इलाके में स्थिति आज शंकराचार्य के मंदिर में दर्शन करने दूर दूर से लोग आते हैं। यदि आदि शंकराचार्य जी संपूर्ण भारत को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोने वाले यह महापुरुष थे, वह राष्ट्र की एकता के प्रतीक थे। यहां पर उनके नाम पर मंदिर होना भी राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता का एक बड़ा प्रतीक है। पर विडंबना देखिए, जहां पर भारत की एकता के सूत्र में पिरोने वाले आदि शंकराचार्य के नाम पर मंदिर स्थित है, उस इलाके को ही बाकी भारत से भिन्न देखा और समझा जाने लगा था। साथियों, इस स्थिति का फायदा आतंक के व्यापारियों ने खूब उठाया। कश्मीरियत के नाम पर आतंकवाद का जो तांडव इस प्रदेश ने देखा है, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। अनगणित जाने गई, अनगणित घर उजड़ गए, धर्म के नाम पर कितना खून बहाया गया, उसका कोई हिसाब नहीं। आतंकवाद को प्रायः कई लोगों ने मजहब से जोड़ने की कोशिश की, पर क्या आतंकवाद के शिकार एक मजहब तक ही सीमित रहे? आतंकी कुकृत्य क्या यह देखकर किया जाता है कि सामने हिंदू है या कोई मुसलमान? आतंकी तो बस हिंदुस्तान को टारगेट करके अपने मंसूबों को अंजाम देना जानते हैं। इसलिए आतंकवाद से कोई भी प्रभावित होता है तो मजहब और पंथ कोई भी हो, वह पहले हिंदुस्तानी होता है और उससे भी पहले वह एक इंसान होता है। और इंसान के मूलभूत अधिकारों का हनन किसी भी सूरत में एक आदर्श समाज के लिए, मेरे बहनों भाइयों, यह एक्सेप्टेबल नहीं है। साथियों, मानवाधिकारों की जहां तक बात है, पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर के संदर्भ में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखने को मिली है। इस इलाके में जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना या राज्य के सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों और उनके सहयोगियों पर जब कोई कार्रवाई की गई है, तो देश के कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स को उस कार्रवाई में आतंकियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन नजर आया है। यह कैसी विडंबना है? उन्हें मानवाधिकारों की चिंता दिखाई देती है। भारत जैसे देश में लोगों के अंदर यह चिंता स्वाभाविक है और होनी भी चाहिए। इस देश की संस्कृति में मानव तो मानव, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों तक के कल्याण की चिंता का भाव है। ऐसे में मानवाधिकारों की चिंता यह स्वाभाविक है। पर मुझे ताज्जुब होता है कि उन्हीं आतंकियों द्वारा जब हमारी सेनाओं पर हमला होता है, सुरक्षा बलों पर हमला होता है या आम जनता पर हमला होता है और निर्ममता के साथ उनसे पेश आया जाता है, तब आखिर मानवाधिकारों की चिंता यह कहां चली जाती है? वही सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स तब मुंह बांध कर बैठ जाते हैं, मानो आम जनता और सुरक्षा बलों के खिलाफ हो रहे कुकृत्यों के पीछे उनकी मौन सहमति हो। और मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर में जो स्थिति बन गई थी, उसके पीछे ऐसे लोगों की चुप्पी एक बहुत बड़ा कारण थी। सबसे दुखद तो तब रहा जब कश्मीरी पंडितों को एथनिक क्लिंजिंग करके उन्हें घाटी से पलायन करने पर मजबूर किया गया। समाज का प्रबुद्ध वर्ग जब अन्याय के खिलाफ अपना मुंह बंद कर ले तो समाज के पतन में, मेरे बहनों भाइयों, देरी नहीं लगती है। जम्मू कश्मीर भी इसी राह पर चल निकला था, इसलिए इस इलाके में बदलाव और विकास के लिए एक बड़ा कदम उठाना जरूरी था। यहां मैं श्रद्धेय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्मरण करता हूं और उनकी पावन स्मृति को नमन करता हूं, जिन्होंने देश में इस व्यवस्था के खात्मे
और एक अखंड भारत के निर्माण के लिए जम्मू कश्मीर के फुल इंटीग्रेशन के लिए 1952 में सत्याग्रह चलाया। श्री मुखर्जी के साथ ही मैं एक और नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर के इंटीग्रेशन के लिए अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। वह नाम कोई और नहीं बल्कि जम्मू और कश्मीर के पुत्र और प्रजा परिषद पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा का। शेरे डुग्गर उपनाम से जाने वाले पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा के कुशल नेतृत्व में चले आंदोलन से जम्मू कश्मीर में न्याय और समानता की नींव पड़ी। साथियों, जम्मू कश्मीर के विकास का इतिहास उठाकर देखा जाए तो उसमें डोगरा समुदाय की बड़ी अहम भूमिका दिखाई देगी। महाराजा गुलाब सिंह जी से लेकर महाराजा हरी सिंह जी के नेतृत्व में डोगरा समुदाय के भाइयों और बहनों ने जम्मू कश्मीर में सामाजिक आर्थिक विकास की धारा बहाई। वही धारा आज भी इस इलाके को अभिसिंचित कर रही है। सैन्य शक्ति में भी डोगरा रेजिमेंट हमारी सेना के सबसे गौरवशाली रेजिमेंट्स में से एक है। लगभग 150 सालों के अपने गौरवपूर्ण इतिहास में जब जरूरत पड़ी डोगरा रेजिमेंट के हमारे जवानों ने साहस, शौर्य और पराक्रम के साथ सदैव अपना उन्होंने परिचय दिया है। ऐसे में जम्मू कश्मीर आज अपने जिस पड़ाव पर है उसमें डोगरा समुदाय का योगदान अतुलनीय है, जो पंडित प्रेमनाथ डोगरा जैसे महापुरुषों के माध्यम से जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुआ। पंडित डोगरा के ऐतिहासिक कार्यों के लिए उन्हें जम्मू कश्मीर का सरदार पटेल कहा जाए तो यह भी कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं हो। श्री मुखर्जी और पंडित डोगरा जैसे महापुरुषों ने मिलकर जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया वह एक विशाल दर्शन पर आधारित है, जो राष्ट्र को जमीन का टुकड़ा न मानकर उसे माता मानता है। माता भूमि पुत्रोहम प्रतिज्ञा का जो संदेश हमारे ऋषियों और मनीषियों ने मेरे बहनों भाइयों दिया और हमारे आज भी वह हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। और धरती अगर हमारी माँ है और हम सभी उसके संतानें हैं तो जम्मू कश्मीर की संतानें दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब, हरियाणा या महाराष्ट्र, असम, नागालैंड और तमिलनाडु की संतानों से भला अलग कैसे हो सकती थी। इस भावना के साथ ही श्री मुखर्जी ने जम्मू और कश्मीर के फुल इंटीग्रेशन का एक महायज्ञ शुरू किया था, जिसकी पूर्णाहुति 5 अगस्त 2019 को हुई, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में आर्टिकल 370 का खात्मा हो गया, उसका अवसान हुआ और इस क्षेत्र में उम्मीदों की एक नई सुबह हुई है। साथियों, इस निर्णय के साथ ही हमारी सरकार ने देश को फिर से दिखा दिया कि इरादे हमारे नेक हैं और कथनी करनी एक है। साथियों, पिछले दशकों में सार्वजनिक जीवन में लोगों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, विश्वसनीयता का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, उनमें प्रमुख है सार्वजनिक जीवन के लोगों और संगठनों से जनता की कुछ अपेक्षाएं होती हैं और उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना यह हमारा कर्तव्य बनता है। हमने इस बात का हमेशा ध्यान रखा है कि प्रॉमिस लेस एंड डिलीवर मोर। आज अगर हमें पूरे देश का आशीर्वाद मिल रहा है तो उसके पीछे हमारे ऊपर जनता का विश्वास ही है। जिस प्रॉमिस के साथ हमने जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है उसी निष्ठा के साथ ही उनकी सेवा भी की है। जम्मू कश्मीर के इंटीग्रेशन का संकल्प और उसकी आंच हम लगातार पिछले 7 दशकों से अपने दिल में संजोए बैठे थे और लोगों ने हम पर विश्वास किया और समय बीतने के साथ हम इस कार्य में भी पूरी तरह से सफल हुए। साथियों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 यूनियन टेरिटरीज में विकास की नई धाराएं बहनी शुरू हुई हैं। भारत सरकार को योजना लाती है तो उस पर इस इलाके के हमारे बहनों भाइयों का भी उतना ही अधिकार होता है जितना कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे बाकी प्रदेश के लोगों का होता है। हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज जी सिन्हा इस जम्मू कश्मीर के विकास में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। मैं उन्हें भी अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। यहां मैं पाकिस्तान से यह सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि हमारे जिन इलाकों पर उसने अपना अनधिकृत कब्जा जमाया हुआ है वहां के लोगों को उसने कितने अधिकार दे रखे हैं। मानवाधिकार के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला पाकिस्तान इन इलाकों के लोगों की कितनी चिंता करते हैं यह आप भी जानते हैं और यह हम भी जानते हैं। आए दिन इन मासूम भारतीयों के ऊपर
अमानवीय घटनाओं की खबरें सुनाई देती हैं। इन अमानवीय घटनाओं के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से जिम्मेदार है। और यह मैं चर्चा कर रहा हूं तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की मैं चर्चा कर रहा हूं। इतिहास गवाह है कि जिन जिन शासकों और राज्यों ने, यहां तक कि जिन जिन लोगों ने जनता पर जुल्म किए हैं, उन्हें आगे चलकर उसका भुगतान जरूर करना पड़ा है। पाकिस्तान भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आज जो अत्याचार का बबूल बो रहा है, आने वाले समय में उसके सामने कांटे की ही फसल तैयार मिलेगी, यह मैं बताना चाहता हूं। और अपने कृत्यों से वह आम के फल की अपेक्षा कभी नहीं कर सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को उसके जुल्मों का परिणाम जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। साथियों, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहने वाले लोगों को ही नहीं सालता है, बल्कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। साथियों, कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र आज सामान्य प्रदेशों से कहीं अधिक रफ्तार से प्रगति के रास्ते पर है। यह प्रदेश एक के बाद एक विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। पर मैं यहां कहना चाहूंगा कि अभी तो हमने इस इलाके के डेवलपमेंट का आगाज भर किया है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। मेरे साथियों, आचार्य शंकर से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय एकता का जो सपना देखा था, वह तब जाकर पूरा होगा। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब 1947 के रिफ्यूजीज को न्याय मिलेगा, जब उनके पूर्वजों की भूमि उन्हें ससम्मान वापस मिल सकेगी। मैं यहां की जनता और हमारी सेनाओं के पराक्रम के बल पर पूरा आश्वस्त हूं कि वह दिन दूर नहीं है जब हमारे ये सभी मैंडेट भी सफलतापूर्वक पूरे होंगे। साथियों, आज 27 अक्टूबर 1947 को हुए स्वतंत्र भारत के प्रथम सैन्य अभियान के ऐतिहासिक पल के स्मरण की पहल आप लोगों के द्वारा की गई है। इसके लिए मैं आप सबको तहे दिल हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और अपने आर्मी के सारे अधिकारी और सारे जवानों को भी मैं विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं। एक फेमस मुहावरा प्रॉवर्ब है, हिस्ट्री इज नॉट वॉर्स, हिस्ट्री वाज नॉट वॉर्स, इट इज। यानी इतिहास केवल अतीत का ही नाम नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। यह शौर्य दिवस हमें एक और अवसर देता है कि हम अपने वीरों के शौर्य और पराक्रम और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान का स्मरण करें, तो दूसरी ओर हमें इस बात पर भी विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी हमारा देश दुनिया के अग्रणी देशों में क्यों शामिल नहीं हो सका। इस देश ने दुनिया को अनेक बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मैथमेटिशियंस, आर्टिस्ट दिए हैं। इस देश में उद्योग और व्यापार की बहुत बड़ी पुरानी परंपरा रही है। आजादी के बाद भी इस देश में अनेक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना बड़ा नाम कमाया है। टेक्नोलॉजी, एकेडमिक, बिजनेस, फाइनेंस, आदि सेक्टर्स के हमारे प्रोफेशनल की ख्याति जग जाहिर है। उसके बाद भी ऐसा क्या है जो हमारे देश को आगे बढ़ने से रोकता है। साथियों, लेकिन आज मैं कह सकता हूं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश दुनिया में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, उसकी बातों को दुनिया गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती थी, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत नहीं है। साथियों, मैं समझता हूं कि हमारा देश पिछले 75 सालों में कभी अपनी पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर आगे नहीं बढ़ा, एक दूसरे का हाथ पकड़कर नहीं आगे बढ़ा। इसलिए इस देश में साइंटिस्ट जितना आगे बढ़े, इंजीनियर जितना आगे बढ़े, मैथमेटिशियंस जितना आगे बढ़े, आर्टिस्ट,
जितना आगे बढ़े, इंडस्ट्रियलिस्ट जितना आगे बढ़े, आईटी और मेडिकल प्रोफेशनल्स जितना आगे बढ़े, यह देश उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। साथियों, आजादी के बाद जैसा कि मैंने पहले कहा, कुछ स्वार्थी तत्वों ने कश्मीरी समाज को अनेक हिस्सों में बांट दिया था। कश्मीरी समाज कश्मीरियत भूलकर हिंदू, मुसलमान, राजपूत, सिख में बट गया था। उसका परिणाम क्या हुआ, यह सब हम सभी के सामने है। मैंने अभी इसका जिक्र किया, पर मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर की हो या देश की पूरी फिजा बदल गई है। मेरे बहनों भाई, लोगों में एकजुटता आई है और लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े हैं। आज से 75 साल पहले 1947 में ठीक इसी समय महात्मा गांधी जी जम्मू कश्मीर में आए थे और यहाँ की स्थिति को देखते हुए कहा था कि इफ एनीवन कैन सेव कश्मीर, इट इज ओनली द मुस्लिम्स, द कश्मीरी पंडित, द राजपूत एंड द सिख्स हु कैन डू सो। महात्मा गांधी ने कहा था, यानी कश्मीर को अगर कोई बचा सकता है तो कश्मीर के मुसलमान, कश्मीरी के पंडित, राजपूत और सिख मिलकर ही यह काम कर सकते हैं। मुझे कहते हुए खुशी है और मैं गर्व की भी अनुभूत करता हूं कि सरकार ने इनके बीच की विभाजनकारी शक्तियों को उखाड़ फेंका है और आज ये सभी समुदाय मिलकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी का सपना पूरा होता हुआ मेरे बहनों भाइयों मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह हमारा पूरा देश आपस में मिलजुल कर सहयोग की भावना के साथ एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और नए नए लक्ष्य भी हासिल कर रहा है। यह शौर्य दिवस हमें संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है कि भविष्य में कोई भी स्थिति क्यों ना आ जाए, कितनी भी विभाजनकारी शक्तियां हमारे सामने क्यों ना आ जाए, पर हमें उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए अपने राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहना है। हमें अपने मन, वचन और कर्म से, समर्पित भाव से देश की बेहतरी के लिए हमें काम करना है। यही शौर्य दिवस मनाने का प्रतिफल होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है इस पहल का हर क्षण अविस्मरणीय रहेगा और इस तरह के आयोजनों से युवा पीढ़ी राष्ट्र के गौरवशाली अतीत एवं शौर्य गाथाओं से रूबरू भी हो सकेगी। साथियों, अंत में मैं आज शौर्य दिवस और इन्फेंट्री डे के अवसर पर भारतीय सेना, वायुसेना के सभी बहादुर सैनिकों का तहे दिल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं, जिनके अदम्य साहस के कारण आज हमारे भारत के नागरिक सुरक्षित हैं। आप सभी भविष्य में भी अपने इसी पराक्रम के साथ राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे, यह सारे देश को पक्का भरोसा है, पक्का विश्वास है। मैं आपके भविष्य के प्रयासों की सफलता के लिए भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं एक बार फिर वीर सपूतों और उनके परिजनों को नमन करते हुए यहीं पर विनम्रता पूर्वक अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप देख रहे थे सीधा प्रसारण।